अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान क्यों किया, उनकी आगे की हिकमत अमली क्या होगी, क्या वो फिर से इस्लामाबाद आ रहे हैं। आज उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात में इन मामलात पर बात की। इस मुलाकात में उनका यह कहना था कि वो 6 दिन के बाद लॉन्ग मार्च के हवाले से अपने लाहे अमल और तारीख का ऐलान करेंगे। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दे और पीर के रोज़ वो एक आईनी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर करने जा रहे हैं, जिसमें वो बुनियादी हकूक और इंसानी हकूक को बुनियाद बनाकर सुप्रीम कोर्ट से चाहेंगे कि अदालत उनको, उनके एहतजाज को और वर्कर्स को तहफ़्फ़ुज़ दे। उन्होंने इस गुफ्तगू में यह कहा कि मेरे पास सिर्फ आवाम का रास्ता है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले मैं अदलिया की प्रोटेक्शन लूं। मार्च के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि अगर मार्च खत्म करने का ऐलान ना करता तो हालात पुरतशद्दुद हो जाते। हमारे जलसे में आम पब्लिक थी और हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि हुकूमत इस तरह से जुल्म बर्बरियत का मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे कारकुनों ने किसी किस्म का कोई इश्तियाल नहीं दिलाया और कहा कि मुझे बताएं कि लिबर्टी चौक के अंदर क्या किसी ने इश्तियाल अंगेजी की थी। उन्होंने कहा कि हमने शुरू में भी यह फैसला किया कि वो और महमूद खान सीधे डी चौक पर चले जाएं, लेकिन लोग इतने ज्यादा थे कि लोगों के दरमियान जो है वो फंस गए और अगर डी चौक पहुंच जाते तो लाखों लोग उधर हमारे साथ होते। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लिए ये चीज बड़ी हैरान कुन थी कि जिस तरह से लोग इस मार्च में निकले, अगर लॉन्ग मार्च खत्म ना किया जाता और जो लोगों के जज्बात थे तो उस शाम जो है वो खून खराबा होने का खदशा भी था। हुकूमत ने क्योंकि इस तरह से हिदायत दी हुई थी कि हमारे वर्कर्स को इदारों के मद्दे मुकाबिल लाकर कोई सानहा कराते और इस हवाले से उनका कहना था कि उनके पास रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि मुझे अंदाजा था कि हुकूमत इस तरह की हरकतें करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आने के बाद हम थोड़े मुतमईन हो गए कि तमाम रुकावटें हटा दी जाएंगी। यह हमारे लिए गैर मुतवक्के था जिस तरह से मार कुटाई की गई और इसके लिए हमारे लोग तैयार नहीं थे क्योंकि कभी इस तरह का हमला नहीं होता। उन्होंने कहा कि आज कोर कमेटी की जो मीटिंग होगी उसमें इस मार्च के हवाले से जो कुछ हुआ उसका पूरी तरह से जायजा लिया जाएगा। उन्होंने इस बात की तरदीद की कि मैंने अपनी पार्टी के अंदर किसी को डांटा नहीं है क्योंकि हर किसी की परफॉर्मेंस एक तरह से नहीं होती। उन्होंने मजीद कहा कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते और हमने इसके खिलाफ एक लॉफेयर की स्ट्रेटेजी का जो है वो आगाज कर रहे हैं और तमाम ऐसे फैसलों को चैलेंज किया जाएगा जो कि गैर आईनी होंगे। चेयरमैन नैब की तकरीरी के हवाले से उन्होंने इस मुलाकात में कहा कि राजा रियाज की हैसियत ही नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर बने और चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए कोई किरदार अदा करे। अगर इसी रास्ते पर पाकिस्तान चलता रहा तो फिर बड़ी तबाही होगी और कोई मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। इमरान खान ने यह भी कहा कि न्यूट्रल्स को जो सबसे ज्यादा चीज असरअंदाज करेगी वो मुआशी इस्तेहकाम का ना होना है। अपने दौरे हुकूमत में मुआशी कारकर्दगी के हवाले से उन्होंने कुछ बात की और कहा कि वो मुसलसल ग्रोथ उनकी दौरे हुकूमत में आ रही थी, ज़रब मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे थे और जब उन्हें साजिश का इल्म हुआ तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भी भिजवाया और कहा कि इस वक्त IMF भी कह रहा है कि पाकिस्तान एक जो है वो कंसेक्यूटिव ग्रोथ की तरफ जो है वो जा रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने शौकत तरीन को भी भेजा। अब जो हालात है उन्होंने सहाफ़ियों से कहा कि अब वो आप खुद ही देख लें कि क्या हालात है और उन्होंने इस मुलाकात में यह भी कहा कि मैं अपनी पार्टी से कहता हूं कि अगर मौजूदा हुकूमत की सियासत को दफन करना है तो फिर इनको चलने दें। जिस तरह की यह हुकूमत है ये फैसले नहीं ले सकते। उन्होंने लॉकडाउन की मिसाल देते हुए कहा कि मुझ पर लॉकडाउन ना लगाने पर बहुत ज्यादा तनकीद होती थी, अगर मैं लॉकडाउन लगा देता तो मईशत बैठ जाती। किसी भी हुकूमत की अहलियत का इम्तिहान ये होता है कि वो क्राइसिस के अंदर किस तरह से जो है वो परफॉर्म करती है। इस मुलाकात के अंदर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। साबिक वजीर खारजा ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का भी एतराफ किया इन मार्च के दिनों में और कहा कि बातचीत काफी आगे बढ़ गई थी। शाह महमूद ने कहा कि अयाज सादिक, एहसन इकबाल और मलिक अहमद अगर हलफन ये कह दें कि मुझे नहीं कहा गया कि नवाज शरीफ से लेकर नीचे तक पार्टी में सब इलेक्शन चाहते हैं, जून के महीने में इनके इस मुतवक्के इलेक्शन के ऐलान के ऊपर भी जो है वो बात चल रही थी। 5 अक्टूबर की तारीख को इलेक्शन की तारीख के तौर पर डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन फिर हमें बताया गया कि हमारे कोलेशन पार्टनर्स नहीं मान रहे, पीपल्स पार्टी इसमें बहुत बड़ी रुकावट है। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत और इमरान खान के दरमियान एक और मैदान लगने वाला है? क्या इमरान खान एक मरतबा फिर से इस्लामाबाद आ रहे हैं या नहीं, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। दूसरी तरफ
अहम डेवलपमेंट, गुज़िश्ता रात वज़ीर-ए-आज़म ने कौम से खिताब किया और एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एक तरफ तो महंगाई का सैलाब जो है वो उसको रुकना है, और जहां हुकूमत ने ये मुआशी फैसले लिए हैं वहीं ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत एक और बड़ा सियासी फैसला भी ले चुकी है, और वो ये कि अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? क्या तैयारी है? इस दौरान सियासी और मुआशी चैलेंजेस से ये कैसे निपटेगी, इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। वेरी क्विकली मैं आज के इस डिबेट में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूँ। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सदाकत भाई आपके वक्त का। और कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। कादिर मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं सदाकत अली अब्बासी साहब आपसे इस बात का जो है वो इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। या खान साहब ने भी आज जो है वो बात की, एक चीज़ जो उन्होंने बारहा, और हमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन्होंने भी 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उसके बाद हमने भी देखा है, आप क्योंकि वर्कर लेवल पर लोगों के साथ राब्ते में हैं, उनको उनकी जो मूवमेंट होती है वो जिस तरह से उनको मुतहरिक करना होता है उसको देखते हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुतवक्के था हुकूमत ने जो कुछ किया। क्या वाकई बतौर वर्कर, बतौर एक ऐसे जो मोबिलाइज करते हैं पार्टी वर्कर्स को, जो कुछ हुआ वो गैर मुतवक्के था? रहमान साहब बहुत शुक्रिया। मतलब मेरी ड्यूटी थी कि मैंने मरी, कोटली सतिया, काउटा, कलर सईदा और रावलपिंडी की तहसीलों से लोग निकालने थे और एक्सप्रेस वे से लेके आना था। हाँ। जो हालात मैंने देखे हैं, हमने मुशर्रफ का दौर भी देखा, जिस तरीके से जो ब्रुटैलिटी नज़र आई, एक लम्हे के लिए मैं और खुर्रम नवाज को तकरीबन पुलिस ने कत्ल ही कर दिया था। जिस तरह हमारी गाड़ी पे, हम गाड़ी लेके जा रहे थे वीगो, और उन्होंने इस तरह हमारी गाड़ी के शीशे तोड़े और आके हमें डंडे मारे। ये तो अपना वाक़या है। अच्छा। इसके अलावा हमारे साथ लोग थे, बुजुर्ग थे, जवान थे, खवातीन भी थी। तो जो ब्रुटैलिटी इन्होंने की, किसी मेरे अपने जो समझ है उसके मुताबिक किसी जमहूरी दौर का तो ये हो नहीं सकता, बल्कि मुशर्रफ दौर में भी हमने जो वकला तहरीक चलाई थी, अच्छा, उसमें भी इतना जुल्म और सितम नहीं था। एक बात। और दूसरी बात ये, जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर्स का इन्होंने मजाक उड़ाया, कोर्ट के ऑर्डर दिन को आगे कि हम आ सकते हैं, और पिंडी का जो मरी रोड था वो रात 8 बजे तक इन्होंने लोगों पे शेलिंग करते रहे। अच्छा। यहाँ जब डी चौक में हम पहुंचे, मैं आई वाज द फर्स्ट वंस जिनमें से मैं रैली लेके पहुंचा, तो जितनी बार यहाँ पे शेलिंग की, तो हम तो यही समझते हैं कि आपके लिए गैर मुतवक्के था ये जो सारा, बिल्कुल गैर मुतवक्का था। रिस्पॉन्स था। हमें जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो हमारे आए। अच्छा। जिन लोगों ने, फैमिलीज ने, हमारे यहाँ लोग बुजुर्ग आते हैं, खवातीन आती हैं, माजूर लोग भी आते हैं, वो तो बेचारे इस माहौल में तो मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो धरनों के हवाले से, जलसों के हवाले से, तो आपका तो एक इवेंट जो है वो जब ये आप सियासी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें तो आपकी बड़ी भरपूर तैयारी समझी जाती है। और आप लोग खुद ही मिसालें देते थे कि इमरान खान 2 दिन की कॉल के ऊपर जो है वो जलसा कर लेते हैं। तो फिर और 2014 में आपने जो है वो यहाँ पर बात भी किया, धरना दिया, अभी हमने 30 जलसे तो सर क्या बदल गया है? देखिए ना, ये दोबारा से इस मर्तबा प्लान उस तरह से एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो सका जैसे हमेशा करते हैं आप? देखिए, एक तो इन्होंने पुलिस के साथ अपने गुंडे भी भेजे, जिन्होंने लोगों को साथ जाके मारा मारी की, लोगों को पथराव किया, और उसके बाद पुलिस की जिस तरह की जो रवैया था, जो तशद्दुद था, वो कभी हमने भी 3.5 साल हुकूमत की है। अच्छा। हमारे यहाँ मौलाना के लोग आए, हमारे यहाँ नून लीग आई, बिलावल साहब भी छोटे छोटे चले वो लॉन्ग मार्चेस लेके आते थे। हमने तो हर जगह एज पोलिटिकल वर्कर उनको सपोर्ट किया। मैं समझता हूँ कि ये फस्तायत की इंतहा है कि आज मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे जो तज्जियाकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे कि ये कौन सी जमहूरियत, कौन से आईन और कानून। मेरा आईनी हक है कि मैंने प्रोटेस्ट करने का मेरा राइट है। तो मुझे अगर राना सलाउल्लाह ने मुझे रोका है, मुझे पुलिस से रोका है, तो वो मेरा जो कानूनी हक है वो अच्छा। तो सल्ब हुआ। अच्छा, मैं कादिर मंदोखेल साहब, आप क्योंकि सर वकील भी हैं, इमरान खान ने आज जो कहा, उन्होंने कहा है कि हम अदालत जाएंगे। उन्होंने बल्कि एक वर्ड भी यूज किया, उन्होंने कहा हम लॉफेयर की जो स्ट्रेटजी है उसको जो है वो साथ अब इनका वो मुकाबले में जो है वो इस्तेमाल होगी। उन्होंने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से गारंटी लेंगे कि ये हमारा जो वर्कर निकलेगा उसका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उसको एहतजाज का हक हासिल होगा, और फिर हम दोबारा जो है वो इस्लामाबाद आएंगे। तो फिर मतलूबा तादाद में जो है वो उनको लगता है कि लोग आ जाएंगे। तो आपको भी ऐसा लगता है कि वो गारंटी मिल जाएगी और ये फिर बड़ा जो है वो क्राउड इस्लामाबाद लाने में कामयाब भी होंगे?
रहमान अजहर साहब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से इजाज़त लेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। पहली पेशी, दूसरी पेशी, तीसरी पेशी, ये 6 महीने साल की कहानी है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इजाज़त दी, सुप्रीम कोर्ट ने तो इजाज़त दी है कि ये इस्लामाबाद पहुँचे, और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी H9 पार्क के लिए। और जो सदाकत अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हमने वायलेशन की, आपने वायलेशन की, आपको जो हुक्म मिला था वो H9 पार्क का था। और आपके वकील जो बाबर साहब थे, दूसरे तीसरे कोर्ट में स्टेटमेंट दे के आए, और फिर स्टेटमेंट के मुताबिक अगले दिन 10 बजे 11 बजे मिलना था बाकायदा चीफ कमिश्नर और IG के दफ्तर में। वहाँ आए, हाजिरी लगा के वापस वहाँ से निकल गई। ये नहीं कि दूसरे लोग रास्ते में है और बात कर रहे थे। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले उसे ये पूछेगी कि आपके वकला ने, आपके रहनुमाओं ने स्टेटमेंट दी थी कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। क्या मैं ब्लू एरिया का D चौक का उन दरख्तों को, उन चमन हरी भरी घास को मैं भूल जाऊं जहां जंग की सूरत में भी आग नहीं ले गया जाता है? क्या ये वायलेशन नहीं है? क्या ये उस मिलियन ट्री जो भी ये माजी में बातें कर रहा था, क्या ये उसकी नफी नहीं है कि आप एक तरफ बिलियन ट्री की बातें करो, दूसरी तरफ आपके लोग हरे भरे दरख्तों को और घास को कभी जिंदगी में मैंने किसी मुल्क में किसी जगह पे देखे नहीं है, और वो आपने आग लगाए? क्या वो वायलेशन नहीं है? और दूसरी बात ये, मैं उस रात जाग रहा था, और जब तकरीबन 1:30-2 बज गए, या जो इमरान नियाजी साहब इस्लामाबाद में इंटर हो गए, उनने कहा मैं नहीं जाऊंगा उस वक्त तक जब तक ये इलेक्शन का ऐलान नहीं होता है। और फिर मैं भी सो गया, मैंने कहा पता नहीं कब पहुंचेगा। अभी तो जाएगा नहीं, कल सुबह देख लेंगे आराम से। सुबह असम्बली के इजलास भी था, ज्वाइंट सेशन भी था 4 बजे। और जब मैं सुबह उठा तो मालूम हुआ, तो पता चला, देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है, मैं देखिए क्योंकि एहतजाज तो सियासी एहतजाज, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो केस है वो ये है कि सियासी एहतजाज हर पार्टी का हक है। में पड़े हो, और उन्हें के चक्कर में मेरी बात सुनो सर, जरा सर मेरी गुजारिश तो सर सुन ले सर। कादर भाई सवाल तो सुन ले ना सर, सवाल तो सुन ले। क्या ये बंदे निकाल लेंगे? उसके बाद जब इन्हें अगर फर्ज किया जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको गारंटी भी मिल जाती है कि आप एहतजाज करें, आपको नहीं रोका जाएगा, क्योंकि इनका ये कहना है कि इनके बहुत सारे वर्कर्स हुकूमत ने जो कुछ किया उसकी वजह से जो है वो नहीं निकल सके। तो इसका मतलब ये कि ये बर्गर बच्चे जो है ना वो एहतजाज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये पीपल्स पार्टी की जालून की तरह नहीं है कि कोड़े, फांसियां, जेलें सब चीज देखी है। हम तो पहले कहते थे ये बर्गर बच्चे, इन्होंने गर्म हवा देखी नहीं है। और फिर बर्गर बच्चे से उनकी बात वो क्यों इस खौफ के मारे उसने एहतजाज खत्म किए कि तसादम होगा। सुन ले अजहर भाई, एहतजाज खत्म करना इस वजह से कि खून खराबा होगा। आप तो पहले ऐलान कर चुके थे खून खराबा होगा। आपके लोगों ने दरख्तों को और ATM मशीनों को आग लगाया ब्लू एरिया में, और फिर खौफ भी आपको लगा। और फिर ये कहा, मैंने बयान सुन रहा था कल परसों उसका, और उसने चले मुझे अब 1 मिनट मुझे ये जवाब देने दें। जी पहली बात ये जो कह रहे हैं बर्गर बच्चे, आपको जो नर्मो नाजुक बिलावल बच्चा है ना, वो बिलावल बच्चा यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर पाता। अगर अब बात सुने, जरा बात सुने। अगर आपका जो नर्मो नाजुक बिलावल यहाँ पे आ ना सकता, अगर आगे कोई उस तरह की फाशिस्ट गवर्नमेंट जिस तरह की आपकी है, आप तो पीपल्स पार्टी के, मुझे शर्म आ रही है आपकी बातें सुन के कि आपको औरतों पे, बच्चों पे, आपने तो अल्लामा इकबाल का घर नहीं छोड़ा यार। आपने अल्लामा इकबाल के घर पे पुलिस भेजी, तो शर्म आनी चाहिए आपको। जब आप आए थे, जब आपका नर्मो नाजुक बिलावल आया था नाजो नखरों के साथ और कांपी टांगों के साथ, तो हमने उसको वेलकम किया था, हमने उसको मौका दिया था। हम जमहूरी हैं, आपकी तरह जियाउल हक के को फस्तायत हमने नहीं बनाई। और ये शर्म की बात है कि आपने मेरे से बात करें, उनकी बारी मैं नहीं बोला। कादर भाई आप अपनी बारी पे बोले, मैं बात टंग को आप इस्तेमाल कर रहे हो। आप तो कह रहे खूनी इनकलाब है, आप तो कह रहे मुकाबला करेंगे। फिर अच्छा चले कादर भाई मैं करता हूँ। मैं कादर भाई 1 मिनट अब जरा बात सुन ले। कादर भाई मेरी जरा गुजारिश है, इनकलाब है, आपसे रिक्वेस्ट है, बदल डालूंगा, खुद ही बदल डालिए। और सर जब आप आएंगे, मैं कादर भाई 1 मिनट अब जरा जी सदाकत अब्बासी साहब आप कीजिए बात, इनको चुप कराएं। देखें, अच्छा
इन्होंने मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बर्गर कहा और बर्गर बच्चे कहा, तो मैंने इन्हें कहा कि आपका नर्म और नाजुक बिलावल अगर उसके सामने ये कंटेनर होते और छोटे डंडे होते, वो कभी अपनी जो जलसी लेके आया था ना होती। हमने जमहूरी होने का सबूत दिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि अल्लामा इकबाल के घर का दरवाजा आपने तोड़ के उनकी बहू को आपने, यानी पूरी कौम के सामने जो रिटायर्ड जज है उनको आपने चादर चारदीवारी का तकद्दुस ना किया। आपने डॉक्टर यास्मीन जैसी 72 साल औरत को घसीटा। आपने हमारी खवातीन एमपीएस को, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों पे टीयर गैस की। आपको तो टीयर जा रहा है शर्म के मारे। मुझे सिर्फ ये बताइए, पीपल्स पार्टी जो है वो फस्तायत को सपोर्ट कर रही है और हमारे जो सियासी कारकुन है उनको आप बर्गर बच्चा कह रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा बर्गर बच्चा, नर्म नाजुक बच्चा तो बिलावल है, जो अगर ऊंची आवाज, शेख रशीद ऊंची आवाज बात करे तो बात। मुझे ये बताइए, अब आप क्राउड निकाल लेंगे क्या, फिर वापस आएंगे? मैं दोबारा से कहता हूँ, ये शिकस्त, ये शिकस्त इन फस्तायत करप्ट लोगों की है और जीत हमारे लोगों की है। ये इमरान खान और पीटीआई वाले आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये चाहते हैं कि क्या हमारा आईनी हक है कि नहीं है। आईनी हक होगा इंशाअल्लाह। ये जो चोरों का टोला है, ये जो 11 चोरों की पार्टी है, ये खड़े नहीं हो सकते। अच्छा, आज इनके पास ये क्या कर रहे हैं? चले मैं ब्रेक का कहा जा रहा है क्या है। जरदारी साहब नैब का चेयरमैन लगाएंगे। कौन देखे आसिफ अली जरदारी, जिसको नून लीग करप्ट समझती है, वो नैब का चेयरमैन लगाएगा। शहबाज शरीफ आज एफआईए का हेड लगाएगा, जिसका मकसूद चपड़ासी 24 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग है। राजा रियाज जो मुस्लिम लीग नून का टिकट होल्डर है, वो आज ऑपोजिशन लीडर है, वो नैब का चेयरमैन लगाएगा। पाकिस्तानी कौन सोचे इस मुल्क का क्या हाल होगा। ब्रेक के बाद क्रेडिबल लोग इस मुल्क में कैसे उच्चकों के हाल ये ब्रेक के बाद आते हैं। कादिर साहब आप फिर बात कीजिएगा, अपना मौकफ जो है वो दीजिएगा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर दोबारा से जो है वो कोशिश करेंगे कि इन्हीं सियासी सवालात पर बात हो सके कि क्या एक मरतबा फिर से इमरान खान वापस जो है वो इस्लामाबाद आएंगे या नहीं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो सुप्रीम कोर्ट में आईनी पिटीशन की बात की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से गारंटी लेंगे कि उनके वर्कर का, उनके एहतजाज का जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उसके बाद वो फिर जो है वो इस्लामाबाद की दोबारा जो है वो कॉल देंगे। मैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से, खुद भी वकील हैं। मैंने पहले कादिर साहब से भी ये सवाल पूछा था। मोहसिन भाई, ये आपको लगता है कि वहाँ से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने से, आईनी पिटीशन दायर करने से वहाँ से गारंटी मिलेगी और फिर इमरान खान साहब बड़े नंबर्स लेकर जो है वो दोबारा से इस्लामाबाद आ जाएंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे, लेकिन जो पहले एक पूरा एपिसोड हो चुका है और जो सूरत डेवलप हुई है, अगर हम उस सूरत के अंदर देखें कि देखिए, मैं एक कानून का तालिब इल्म होने की हैसियत ये बात जरूर कहूंगा कि मुझे समझ नहीं आया कि तौहीन अदालत इमरान नियाजी ने किस तरह नहीं की। अच्छा। और फिर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं फिर असेंबली में कानून साजी में मसरूफ था, कि क्या दलाइल वहां पे दिए गए। एक बड़ी क्लियर बात थी कि इमरान नियाजी को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बारे में बाबर अवान साहब के टेलीफोन से इतला होनी थी। तो क्या ही बेहतर होता कि उस वक्त एफआईए को हुक्म करती सुप्रीम कोर्ट और वो सारा रिकॉर्ड वहां से निकलवा लेती, जिसमें सीडीआर के बीच में वो रिकॉर्ड मौजूद है। तो टेलीफोन कॉल्स आपस में हुई है बाबर अवान साहब की और इमरान नियाजी साहब के सेक्रेटरी की, और अच्छा। बाबर अवान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, बाबर अवान साहब की और असद उमर साहब की। और फिर ये देखिए ना कि अगर बाबर अवान साहब, उसके बाद अगर राब्ते जब शुरू हुए तो असद उमर साहब और ये लोग स्पीकर हाउस की गए, वहां पे मुज़ाकरात में भी इन्होंने हिस्सा लिया। स्पीकर साहब के पास असद उमर साहब ने भी किया। असद उमर साहब के साथ फिर जो अपना शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी वहां पर गए। फिर वो इमरान नियाजी के साथ कंटेनर पे भी नजर आए। मतलब देखें, ये बड़े अजीबो गरीब किस्म के सवालात हैं जो तकरीबन पाकिस्तान के, मैंने कई वकला के साथ इस बात पे बात की है, तो वकला जो है उसमें बड़ी इसी सूरत हाल पे बड़ा एक ताज्जुब भी पाया जा रहा है
कि ये किस तरह मुमकिन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इमरान न्याजी को पता न चल सका। अच्छा। और वो उसके बावजूद भी तोड़ तबाही करते हुए, आग लगाते हुए, जलाते हुए, गिराते हुए वो डी चौक की तरफ रवा दवा रहे और वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की। देखें, एक हमें सुप्रीम कोर्ट को ये चीजों का जरूर देखना चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर जलसा, जुलूस, रैली एक आईनी इख्तियार है, हर जगह पे हो रहा होता है। मजहबी जमातें वाले, टीएलपी वाले जो है वो कहेंगे कि जी हमने H9 में करना है और हम उनको अच्छा। जो मैनेजमेंट है वो उनको कहती है कि जी आप H9 में करें। अब वो ये क्या कहते हैं कि जी हम H9 में नहीं करेंगे। आपने इमरान न्याजी को भी तो कह दिया ना कि वो टीएलपी तक पहुंच जाए, वो डी-चौक तक पहुंच जाए। एक चीज प्रेसिडेंट सेट हो गया। मैं मोहसिन साहब, एक चीज, अगर इमरान न्याजी ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन लेके जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जरूर एक सीएम में दाखिल होगी जिसमें इनके राब्ते दिखाए जाएंगे। अच्छा, इमरान न्याजी के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पास होने के बाद और बाबर अवान साहब की, अच्छा, मगर सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन उसी इन्हीं की कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में दायर। अच्छा, मगर मुझे एक चीज बताइए, आज शाह महमूद ने तो ये उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात जो है वो हो रहे थे और उन्होंने कहा कि अयाज सादिक साहब और मलिक अहमद साहब ये अगर कह दें कि ये बातें नहीं, हलफन ये कह दें कि ये बातें नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि उनको ये बताया गया कि मियां नवाज शरीफ से लेकर पार्टी में नीचे तक सब इलेक्शन कराना चाहते हैं और उसके लिए कि 5 अक्टूबर की तारीख पे भी बात हो रही थी और ये भी बात हो रही थी कि जून में जो है वो इसका ऐलान कर दिया जाएगा। क्या पार्टी के अंदर सर कोई ऐसी, आपकी पार्टी के अंदर कोई ऐसी बात थी कि पार्टी क़यादत ने आप लोगों को एतमाद में इस हवाले से लिया जो है वो उनको उनसे इस मामले पर बात करें? और उन्होंने फिर कहा कि फिर जो इनकार हुआ वो पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ। उन्होंने कहा कि अभी इलेक्शन के अंदर जो है वो नहीं जाना। देखिए, पहले दिन से पीपल्स पार्टी का यही दबाव रहा और उनका यही मौक़िफ़ रहा कि हमें ये मुद्दत पूरी करनी चाहिए और हमें अपनी आईनी मुद्दत से पहले घर इस असेंबली को तहलील नहीं करना चाहिए। उनका हमेशा से ये रहा है। नवाज शरीफ साहब का यही रहा है कि ये हमने इमरान न्याजी के खिलाफ जब से हमारी अदम एतमाद कामयाब हो गई है, तो इमरान न्याजी की जो हुकूमत की जो मिस मैनेजमेंट है, ये 1 साल के अरसे में इनको ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, ये वजन उठाना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। और ये फैसले करने से हमारे अपने वोट बैंक को नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, इस सारी सूरत में जो एक सबसे ज्यादा दिलचस्प बात है ये है कि इस सूरत के जिम्मेदार भी इमरान न्याजी साहब खुद ही। वो किस तरह? अगर इमरान न्याजी साहब यलगार ना करते, लश्करकशी ना करते, इस्लामाबाद और एक बड़ा एक इस तरह का वो ना बनते, कैसा न हुआ और वो वहां से ना निकलते इस्लामाबाद की तरफ, तो हो सकता है ये चीजें मामलात उसी तरफ जा रहे थे। लेकिन अगर इमरान न्याजी ये कहेगा कि वो बनीडाला में या डी-चौक पे खड़ा होके कहेगा कि आपको पता है ना 126 दिन का धरना दिया था उन्होंने, हमने किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया था, 126 दिन ही खड़े रहते, कोई इस्तीफा नहीं दिया था। ये इमरान न्याजी की सबसे बड़ी गलती थी कि इन्होंने अपने आप को भी एक्सपोज कर दिया, अपनी अवामी स्ट्रेंथ भी दिखा दी और हमें भी इस बात पे ले आए कि हम भी एक सियासी जमात है, हमें मुस्तकबिल की सियासत कैर करनी है। अगर हम इस तरह की कमजोरी दिखाते तो हमारा वोटर जो है उसने भी कमजोरी दिखानी थी, हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब होना। अच्छा, देखिए, सियासत तो हमेशा दिलेरी से की जाती है। ठीक। अगर हम यहाँ पर इमरान न्याजी डी-चौक में आके हमें धमकी देते कि मैं आ गया हूँ, असेंबली की डेट दो, इलेक्शन की डेट दो, इस तरह तो कोई डेट नहीं देता। अब ये फैसला हो चुका है कि अब आप लोगों ने जो है, क्योंकि कल ये खिताब के बाद बात हो रही है कि आप लोगों ने अब ये मुद्दत अपनी पूरी करनी है, जो आईनी मुद्दत जिसको असेंबलियों की कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। फिलहाल हम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे और अगर कोई नजरसानी इस फैसले पे करनी हुई तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर नजरसानी करेंगे अपने तमाम अलायंस के साथ मुशावरत के बाद। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है। कादिर साहब, ये जो बात मोहसिन शाहनवाज साहब ने भी की कि नए इलेक्शन का अगर कोई है फैसला तो अभी नजरसानी की उस पर कोई है, एक सियासी फैसला हो चुका है कि अब हुकूमत ने जो है वो मुद्दत पूरी करनी है, तो आपको लगता है कि ये जो एहतजाज भी चलेगा, मौशी चैलेंजेस भी चलेंगे, ये सियासी और जो मौशी चैलेंजेस हैं इनके साथ हुकूमत अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर लेगी और कुछ डिलीवर भी कर जाएंगे कि अगला इलेक्शन जो है वो जिसके अंदर जाना है तो इलेक्शन में जाने के लिए भी कुछ हो? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सियासी सवाल तो यही है सर। देखिए, आप ये चीज़ समझ लें
कि परसों असम्बली में स्पीकर साहब ने बाकायदा तारीख बता दी है कि 17 अगस्त 2023 को असम्बली का टेन्योर पूरा होगा। और फिर फौरी बाद जब वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया, उसने भी ये कहा कि इलेक्शन टाइम पे होगा। ये बात अलबत्ता अलग है कि हुकूमत में बैठे हुए इत्यादि अगर आपस में मशवरा कर ले तो 2-4 महीने 6 महीने पहले भी हो सकता है, नंबर 1 बात। और टेक्निकली ये है कि इलेक्शन कमीशन ने आज डिस्प्ले कर दी अलकाबंदी का, और अलकाबंदी का डिस्प्ले करने के बाद 28 जून तक जो है ना वो एतराज़ात तो उसमें दाखिल होंगे, और फिर उसके बाद 3 अगस्त को फाइनल अलकाबंदी होगी। यानी तो अलकाबंदी 3 अगस्त से पहले पूरे नहीं होंगे। उसके बाद भी ऐलान हो जाए तो 3 महीने के बाद मजीद टाइम है। ये मैं इलेक्शन कमीशन की अगर आज हाँ भी कर दे तो ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात ये कि एक शख्स में नाम नहीं लूंगा, मैं इमरान नियाज़ी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, आम मावरतन बात कर रहा हूं कि अगर कोई शख्स किसी से लड़ने जाता है या और इरादे से जाता है तो क्या पहले सिक्योरिटी मांगेंगे घर वालों से? मैं आऊंगा, कोई पत्थर नहीं मारेगा, कोई मुझे बालों से नहीं खींचेगा, कोई मुझे गाड़ी पे पत्थर लकड़ी नहीं मारेगा, कुछ नहीं करेगा। ये सारी गारंटियां बंदा मांगेगा तब जाएगा। और दूसरी बात ये कि जो कहते हैं खूनी इनकलाब, तो फिर खूनी इनकलाब वो बना के खुद ही चकमाचूर हो गए। दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट से गारंटी मांग रहे हैं। मोहसिन रांझा साहब ने तफसील से बात की है। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे पहले ये बताएगा कि आपको जब H9 पार्क में परमिशन दी, आप डी चौक के आएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, नंबर 1 बात। अच्छा। और ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह जाएगी। और फिर मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो आपने इस्लामाबाद इंटर होने की जो उसको इजाजत दी है इमरान नियाजी और इनकी टोले को, ये बताओ कि ये ATM मशीन दरख्तों को, घास को जब आग लगाई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? और अगर इसका जिम्मेदार PTI है तो आपने क्या एक्शन लिए PTI के खिलाफ? आपको एक्शन लेना चाहिए। और फिर अगर एक्शन नहीं भी लेते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं भी होता है, ये दोबारा जाएंगे तो ये जो बातें मैं आपसे करूं ये सुप्रीम कोर्ट यकीनन उनके सामने रखेंगे। और फिर मैं कहता हूं ये कैसा दिलेर आदमी है कि वो गारंटी मांग रहे, वो पुलिस से भी गारंटी मांगेगा, वो सियासी पार्टियों से भी मांगेगा, सुप्रीम कोर्ट से भी मांगेगा, आर्मी से भी मांगेगा। फिर आएंगे बर्गर बच्चे फिर भी यहाँ नहीं दूध पे नहीं बैठ सकते हैं, बर्गर बच्चे यहाँ नहीं सफर कर सकते हैं। बर्गर बच्चे जो मेरे हल्के ने सदर का वीडियो जारी किया कि उसने हमारे यहाँ पनाह ली है। बर्गर बच्चे इनके कराची में 200-400 ज्यादा नहीं है। अगर ये फैसला हो चुका है, 20-25 इकट्ठे हो गए। बर्गर बच्चे लाहौर में 300-400 ज्यादा नहीं है। और अगर आए इनके साथ हुकूमत के 2 बंदे बुला लिए हैं। सर मुझे एक ब्रेक पर कादिर भाई मुझे एक ब्रेक पर जाना है, टाइम देना है। सर आपको मैं आपको हुकूमत के आपने 2 बंदे बुला लिए, एक की स्टोरी खत्म होती है, दूसरे की शुरू होती है। हालांकि आपको पता है इन दोनों ने एक दूसरे का पेट भी फाड़ना है। मैं ब्रेक के बाद दोनों अब्बासी साहब की जो है वो बात सुनेंगे कि फिर अगर हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि उसने अपनी मुद्दत पूरी करनी तो तहरीक इंसाफ ये इस तमाम अरसे में क्या करेगी। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत अली वाहिद साहब, एक फैसला जो कि कल खिताब किया वजीर आजम शहबाज शरीफ ने उसके बाद और जो तरजीहात का उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने मिसाक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो बात हो रही थी कि कल जो खिताब हुआ उस खिताब से ऐसा महसूस होता है, जो तरजीहात का जिक्र किया, मिसाक मईशत का जिक्र किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, कि अब ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह सियासी फैसला ले लिया है कि मुद्दत पूरी करनी है। तो तहरीक इंसाफ सदाकत भाई क्या करेगी? अभी हुकूमत तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस करने या इलेक्शन कराने के मूड में। 1-2 जुमले पहले उन्होंने किसी ATM की बात की तो इनको बताना है कि ये ATM कहीं बाहर की फोटो लगाया और आपके मीडिया सेल्स ने कहा कि यहाँ किसी ATM का इंसिडेंट नहीं हुआ। अच्छा, वो जो सिर्फ आग, जी वो एक आग लगी है जो घास पे, और वो भी राना सनाउल्लाह के बंदों ने लगाई है और पुलिस वाले लगा रहे हैं। अगली बात ये कि क्या आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट चल सकती है? खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तबाह करना है। जितनी इन दिनों में 1 रुपया, पौना रुपया, यानी 50 पैसे ज्यादा डेली का डॉलर डेप्रिशिएट किया है। और ये पता डॉलर रोकने आए थे। आटा की कीमत आप देख लें, पेट्रोल उन्होंने 30 रुपए का बढ़ा दिया और 30 रुपए अभी और बढ़ाना है। ये जो हमने रशिया से हमारी तकरीबन बातचीत तय हो गई थी। तो मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकली या खासकर मईशत जिस तेजी से डूब रही है,
हमने 6% ग्रोथ, आपको याद है में कहा करते थे कि 5.8% की आपने रट लगाई थी। इस गवर्नमेंट ने कोरोना के बावजूद 6% 2 सालों की ग्रोथ छोड़ी। आपका रिकॉर्ड, आपकी एक्सपोर्ट का रेवेन्यू छोड़ा, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस छोड़े। आप क्या करेंगे? चलें, ये मैं तो कह रहा हूं वो सारी आप लोगों के मईशत जो लोग देख रहे हैं ना, जलसे ये इसी तरह से लोग देख रहे हैं। मैं जो बात करना चाह रहा हूं ये कि इस तरह इकोनॉमी ऊपर जाते एकदम से सब नोज डाइव हो गया, तो पाकिस्तान खुदा ना खास्ता इस तरह के डिसक्रेडिटेड लोगों के हाथ में तो महफूज नहीं है। नंबर 1 डिसीजन मेकिंग कोई नहीं है। अच्छा। ना सियासी कोई फैसले हो रहे हैं, ना आपके माशी फैसले हो रहे हैं। 2 इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यहाँ जो मिफ्ता कोई और कहानी सुना रहे हैं और वहां जाके हिसाबदार कोई और बोलते हैं, शहबाज शरीफ कोई और बात करते हैं, नवाज शरीफ कोई और करते हैं। ना फैसला साजी है, ना इनकी कोई कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, सारे अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं। हैरत की बात है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, आसिफ अली जरदारी साहब नैब का चेयरमैन जिस दिन लगाएंगे तो कौम समझे इस कौम की इखलाकियात। ना आपने 2 लोगों को टाइम दिया और ये हुकूमत के 2 बंदों का टाइम और अपोजिशन के 1 बंदे का टाइम, ये ज्यादती है। अब जो आपने बात की कि हम क्या कर लगे, हम क्या करेंगे, सुने आप जमहूरियत में क्या इकाई क्या है? इकाई अवाम है ना। अवाम किसके साथ है? अगर अवाम हमारे साथ है, आप उनको डंडे मारें, सोटे मारें, उनको टीयर गैस करें, लेकिन ये लोग हटने के नहीं है। और अगर इमरान खान साहब की कॉल आती है तो ये जो बैसाखियों पे खड़े हैं, ये जो बानमती का कुंभा है, ये जो 11 पार्टियों का अलायंस है जिन्होंने 45 दिनों में 45 दिन जाया किए इस कौम के, तो आप एहतजाज करते रहेंगे। कादिर भाई, छोड़ा जाए, इकोनॉमी ऊपर जा रही थी, हुकूमत चलाना आपके लिए भी जो है वो बड़ा मुश्किल है, तो आप क्या करेंगे इन दिनों में? और ये खान साहब ने भी आज जो उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने इस पर बड़ा जोर दिया है कि रूस के साथ हमारे मामलात बहुत आगे बढ़ रहे थे, हमारी इकोनॉमी जो है वो एक हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जो है वो जा रहे थे, तो ये हुकूमत जो बदली है इससे ये सारा मामला जो है वो रुक गया है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि असल चैलेंज तो ये मैशत का ये तो 4 साल से ये बातें सुना रहे थे कौम को, और 190 रुपये तो इनके दौर में डॉलर पहुंचा था, वो हमने तो नहीं पहुंचा है। और ये चीनी आटा तो इनके दौर में है, और ये महंगाई इनके दौर में, लाकानियत इनके दौर में, पूरी दुनिया से रब्ता करना इनके दौर में। और फिर नेब का चेयरमैन तो हुकूमती एहतियाती और अपोजिशन लीडर के साथ लगाएंगे। क्या गोगी से पूछेंगे? डॉलर लिया था 202 पे हो गया, गोगी से पूछेंगे 205 पे हो गया। असेंबली के अंदर लोग बैठे हुए कह रहे असेंबली के अंदर लोग जो ना सजा याफ्ता है, ये खुद उस्ताद है, इनको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कानून है कि जो 2 साल से ज्यादा सजा याफ्ता हो वो असेंबली का या किसी भी इलेक्शन लड़ नहीं सकते, कानून है आर्टिकल 62 का। ये कैसे कह रहे हैं आप लोग? और फिर दूसरी बात ये कि अगर केस चल रहे तो आज भी दंडान खान सदर पाकिस्तान के खिलाफ आज भी पुलिस अफसर को तफड़ मारने और पीटीयू पे हमला करने की केस है। जब इमरान नियाजी इख्तियार में था उस वक्त भी इनके खिलाफ केस चला, उससे पहले फिर उसने खत्म कराया। इनके काबिने के लोग के खिलाफ केस चल रहा है। देखो, एक मुलजिम होता है, एक मुजरिम होता है। वज़ीर आज़म 40 अरब का मुल्ज़िम है, आजमाए हुए हमारे 2000 लोगों को भी इकट्ठा नहीं कर सकते। अच्छा, चले ठीक है। ले जी, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया। टाइम सिर्फ ये बात है कि कौन सुने, इनके 40 अरब के केसेस है, हमारे थप्पड़ मारने के केसेस है, वो भी झूठे। बहुत शुक्रिया सदाकत अली अब्बासी साहब। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।